हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। तो जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में अपनी सीएस एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ की पास्ट अटेम्प्ट की दैट इज दिसंबर 22 उसकी कॉपी हम इवेलुएट करेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि बेसिकली ये जो कॉपीज हैं मेरे पास बहुत सारी आई थी, तो वो मैंने जैसे इवेलुएट करनी स्टार्ट करी तो मुझे पता लग गया था एक दो क्वेश्चंस में कि बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहे हैं और जिस वजह से उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो आपका मेन रिजल्ट आता है उस पर इफेक्ट होता है। देखो, कुछ चीजें मैं गला फाड़ फाड़ के हर वीडियो में बताती हूँ कि भाई अगर आपके पास डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन आता है तो आपको उसको किस फॉर्मेट में और कैसे अटेम्प्ट करना है, बट बच्चे नहीं करते हैं और करते भी हैं तो उसको इस तरीके से करते हैं कि आंसर मतलब जो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक या दो क्वेश्चन ही आपको इवेल्युएट करके बताऊंगी, बट उसमें इतनी गलतियां हैं कि आप एनालाइज कर पाओगे कि हाँ, हमें ये वाली जो गलतियां ना ये तो हमें रिपीट नहीं करनी अपने इस अटेम्प्ट में जो आपका 23 में अटेम्प्ट आ रहा है, एंड स्पेशली फॉर कंपनी लॉ कॉपीज। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप चाहते हो कि भाई हम ये गलती ना करें, हमारे रिजल्ट अच्छे आए तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, ये आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पास्ट अटेम्प्ट का। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एज अ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मुझे ये बताओ, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आपको मिल सकता था? स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वो डिस्टिंग्विश करने बोल रहा है। ठीक है, मैंने हमेशा क्या बताया है? मैंने हमेशा बताया कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। अब ये देखो, ये टू बी सही लिखा है बच्चे ने, आंसर आपको ऐसे ही लिखना है टू बी। पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये भी ठीक है, मीनिंग, बट उसने लिखा क्या है? शेयर आर ट्रांसफर टू अदर पर्सन, शेयर आर ट्रांसमिटेड विद द होल्डर व्हेन द होल्डर इज डिसीज्ड। अब यहाँ पे गलती क्या है? गलती है इसकी लैंग्वेज, इसकी सेंटेंस फ्रेमिंग में। सबसे पहली चीज, आपने फॉर्मेट तो सही कर लिया, आपका फॉर्मेट सही है, बट आपकी जो सेंटेंसिंग फॉर्मिंग है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो आपकी यहाँ पे गलत है। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगी कि कैसे एक प्रॉपर बच्चे ने सेंटेंस इसमें फ्रेम करा है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखा है, उसको पूरे के पूरे एक नंबर नहीं, उसको पूरे के पूरे 3 मिले। ठीक है, देखो अब इसने दूसरा डिस्टिंग्विश क्या लिखा है? होल्डर। तो यार ये तरीका नहीं होता लिखने का। पॉइंट्स इसने भी लिखे हैं, ये देखो, ट्रांसफर टू, इट इज ट्रांसफर टू द पर्सन हु वांट्स इट। मतलब ये ना बिल्कुल बच्चों से भी गई गुजरी लैंग्वेज है। ठीक है, ट्रांसमिटेड टू द नॉमिनी ऑफ लीगल इनहेरेंट, पता नहीं, मतलब राइटिंग भी सही नहीं है इस बच्चे की। ट्रांसफर इज नोन एज ट्रांसफरी, नोन एज ट्रांसफरी, नोन एज ही इज नोन एज ट्रांसमिशन, पता नहीं क्या लैंग्वेज है। सिर्फ फॉर्मेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो लिख रहे हो, आप जो कन्वे करना चाह रहे हो, एग्जामिनर को भी तो सेम चीज में, सेम सेंस में वो चीज ट्रांसमिट होनी चाहिए। अब ये देखो, ये वाला, ये जो मैं आपको कॉपी दिखा रही हूँ, ये भी एक बच्चे की कॉपी है, कंपनी लॉ की कॉपी है, एंड इसके इसमें फुल मार्क्स मिले। इस बच्चे ने इतनी सुंदर तरीके से ये आंसर लिखा है, इतने सुंदर तरीके से आंसर लिखा है कि आई एम इम्प्रेस्ड। देखो, ये टू बी हाँ ऐसे लिख सकता था, चलो कोई बात नहीं। सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। परफेक्ट, मतलब आपने सेक्शन कोट करा और आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ये कहता है। मैं बता रही हूँ ना, ये सब चीजें लिखने का एक इंप्रेशन टीचर पे, चेकर पे कितना अच्छा जाता है। मैं इसकी कॉपी चेक नहीं कर रही, बट मुझे मजा आ गया ये 3 लाइन पढ़कर कि हाँ बच्चे को अच्छे से नॉलेज है। और जब आप फर्स्ट आंसर अपना इस तरीके से लिखते हो ना, तो एक एग्जामिनर के माइंड में एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है आपके ओवरऑल शीट के लिए। वो आपके हर एक क्वेश्चन को उसी मतलब उसी माइंडसेट से, उस थॉट प्रोसेस से चेक करेगा कि हाँ इस बच्चे को बहुत अच्छा आता है या इस बच्चे को बहुत गंदा आता है, इस बच्चे को कुछ नहीं आता। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप जो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कोई भी करो पूरे क्वेश्चन पेपर में से, डजंट मैटर, बट वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका बिल्कुल प्रो आंसर होना चाहिए वो। ठीक है, अब जैसे इस बच्चे ने बहुत अच्छे से इस चीज को करा। ठीक है, अब देखो इसकी लैंग्वेज, इसने बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं लिखी, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन इसने नहीं लिखी, लेकिन तब भी उसको 3 में से 3 मिल गए। Transfer is voluntary act of parties. Transmission is done by operation of law. In transfer of shares, an instrument is required SH4. In case of transmission, no instrument is required. ठीक है, एंड इसने पॉइंट ऑफ डिफरेंस 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने 5 लिखे हैं टोटल। ठीक है, और पांचों सही हैं, और जैसे मैंने इस बच्चे को गाइड किया था बिल्कुल इसने वैसे ही लिखा है। इसने एग्जाम्पल नहीं लिखा है क्योंकि एग्जाम्पल उस जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है उसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर आंसर लिखा है एंड फुल इसको मार्क्स मिले हैं। तो आपको समझ में आया कि अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है
तो देखो फॉर्मेट तो मैटर करता ही करता है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो क्या करते हैं पैराग्राफ में लिख देंगे, जैसे एक ट्रांसफर का पैराग्राफ है पूरा लिखेंगे, फिर यहाँ से ट्रांसमिशन शुरू करेंगे और यहाँ पूरा पैराग्राफ लिख देंगे, बिल्कुल जीरो। मतलब मैं तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल मार्क्स ना दूं, क्योंकि वो प्रेजेंटेबल नहीं है। इतनी सारी कॉपीज होती है एग्जामिनर के पास, वो आपकी ये चीजें देख के ही ना फेडअप हो जाएगा और सारा जो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन है वो आपकी कॉपी में निकल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से अपने कॉपी को, अपने परफॉर्मेंस को 100% दो विद प्रेजेंटेशन। मैंने प्रेजेंटेशन टिप्स पे पूरी 40 मिनट की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब बताया। अभी भी टाइम है भाई, 40 मिनट की वीडियो है, 2x पे चला लो, 20 मिनट आपके कंज्यूम होंगे, लेकिन उससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन, मतलब उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई कार्ड पे भी, आई बटन पे भी लगा दूंगी, सब पे लगा दूंगी। ठीक है, तो मैं जस्ट चाहती हूँ कि आप जो भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे ना क्वेश्चन पेपर जो निकाला हुआ है उससे आपको बताती हूँ, ये 2A का क्वेश्चन है। ठीक है, एक मिनट। अब ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है 2A, वो क्या कह रहा है, रणवीर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ ऑफ द कंपनी, हैज मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर का आपका सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन 138। ठीक है, और 138 के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला है कि जो भी प्रोविजंस होते हैं उसमें ये पर्टिकुलर्स को आप एनालाइज करो और बताओ कि उसकी ऑब्जर्वेशन सही है या नहीं है। ठीक है, सीएफओ की। तो देखो सबसे पहले क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय of the company who is chartered accountant having experience of doing internal audit in past cannot be appointed। तो ये बताओ ये सही है या नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके का आप टेस्ट भी समझ लो। तो जब मैं ये पूछ रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे देना, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसका सही तरीका क्या है और क्या सही आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है कंपनी का, हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इंटरनल ऑडिट इन पास्ट, तो क्या हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं? ये आप मुझे बताओ, हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं एज इंटरनल ऑडिटर, जिसके जो प्रोविजंस हैं वो आपके गिवन है एज पर सेक्शन 138। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑब्जर्वेशन वो आपसे पूछ रहा है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आजाद नगर स्पेशलाइज इन इंटरनल ऑडिट्स, क्या वो अपॉइंट हो सकते हैं? रणवीर की ऑब्जर्वेशन है, अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी क्या है, यस और नो, अपॉइंट हो सकते हैं या नहीं, ये आपको बताना है, क्योंकि ये क्या है, एसोसिएशन। फर्स्ट क्या था आपका, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, सेकंड है आपका एसोसिएशन, एंड थर्ड है आपका बी प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हो गई, आपकी कंपनी हो गई, ये एसोसिएशन हो गई, और ये एक इंडिविजुअल हो गया एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। तो रणवीर के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं हो सकता, कोई एसोसिएशन है वो अपॉइंट हो सकती है, और जो कंपनी है वो भी अपॉइंट हो सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको एग्जामिन करना है वेदर द ऑब्जर्वेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट है या नहीं। तो मैं आपको, आप यहीं पे वीडियो पॉज करो, ठीक है, और मुझे आंसर दो कमेंट सेक्शन में, कि आप ऐसे लिख देना, फर्स्ट का यस, सेकंड का यस और थर्ड का यस, ऐसे करके आप लिख देना, या वन लाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, और जिस भी बच्चे के सारे आंसर्स करेक्ट हुए उसको मैं वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लूंगी। ठीक है, तो ये चीज है। अब आप मुझे यहीं पे वीडियो पॉज करके आंसर्स कर देना। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसके आंसर्स। देखो इस बच्चे ने ये भी बहुत खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है। एज पर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फॉलोइंग पर्संस कैन बी इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, सीए, सीएमए, एनी अदर पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, नाउ अब इसको बेचारे को एक मार्क इसलिए मिला क्योंकि 3 कंडीशंस थी। ठीक है, और इसमें से इसने सिर्फ एक सही लिखी, एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु इज इन सीए मीनिंग एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इंटरनल ऑडिटर इज पास्ट कैन आल्सो बी अपॉइंटेड। तो मतलब वहां पे रणवीर ने क्या बोला था, वहां पे रणवीर ने बोला कि जो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो अपॉइंट नहीं हो सकता, बट इसका आंसर है यस, वो अपॉइंट हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे बच्चे का कंफ्यूज करे, 90% बच्चों को कंफ्यूजन हुआ स्टैट्यूटरी ऑडिटर और ये आपका इंटरनल ऑडिटर। मैंने पहले एम्फेसिस दिया था स्टार्टिंग में, आपका सेक्शन नंबर है 138, इंटरनल ऑडिटर की बात हो रही है। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको एक्सपीरियंस है, आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इसमें बच्चे ने क्या लिखा, एसोसिएशन ऑफ दिस स्पेशल इंटरनल ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड। इसका आंसर है गलत, कैन नॉट बी अपॉइंटेड, क्योंकि जो हमारा सेक्शन 138 है उसमें एसोसिएशन को हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो किसी भी टाइप की एसोसिएशन इंक्लूड नहीं होती है। नाउ सी, बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ये अपॉइंट हो सकती है। ठीक है, कैन बी अपॉइंटेड बीइंग कंपनी। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, हर एक लाइन में आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी थी। सेक्शन आता है 100% कॉन्फिडेंट हो, मेंशन करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको एक ही क्वेश्चन बता दूंगी जिसमें कि जो भी गलतियां हैं वो आप मत करो। इस बच्चे ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन सही है, ठीक है, उस बच्चे ने तो आंसर ही नहीं किया है। ये वाला जो बच्चा है इसने तो ये वाला आंसर ही छोड़ दिया है, इसने अटेम्प्ट ही नहीं करा है।
जिसके 20 मार्क्स आए थे, तो इसने तो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, फिर हम डिफरेंस को एनालाइज करेंगे। Non-filing of particulars of a charge shall be void against the company as a going concern. Examine this statement in the light of provisions of the Companies Act 2013. अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मतलब पढ़ते ही मुझे एक अपनी क्लास का किस्सा याद आ गया। इस चीज पे बहुत बहुत डिस्कशन हुआ था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन थे। और मैं अपनी क्लास में, होता क्या है ना कि अगर कोई बच्चा डिस्कस कर रहा है, उसका जो भी माइंड में है वो खुल के बताए, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। तो इस पे मुझे याद है कम से कम 15-20 मिनट का अच्छा खासा डिस्कशन हो गया था विद फन। तो इसलिए मुझे ये वाला किस्सा याद है। तो मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो तो कभी कॉन्सेप्ट भूल ही नहीं सकते आपका। ठीक है, ये आपका सेक्शन कौन सा है? ये आपका सेक्शन है 77। तो वो क्या कह रहा है कि नॉन फाइलिंग ऑफ पर्टिकुलर फॉर चार्ज शैल बी वॉइड अगेंस्ट द कंपनी और नो एज अ गोइंग कंसर्न। तो इस बच्चे का पहले आंसर देखो, देखो अकॉर्डिंग टू, अब 2C है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स दिस नॉन फाइलिंग ऑफ पर्टिकुलर फॉर चार्ज शैल बी वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर क्रेडिटर। ये इसने बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे इसको 1 मार्क्स मिल सकता था, बट इसने सही तरीके से नहीं लिखा। इसने एक लाइन में फटाफट लिख दिया, क्योंकि हो सकता है टाइम ना हो कुछ है, बट इसने प्रॉपर नहीं लिखा। इसने लिखना चाहिए था कि सिर्फ एक नॉन फाइलिंग जो होती है वो एक तो वॉइड नहीं होती। अगर आप कोई फाइल नहीं करोगे तो समझ थोड़ा ना कि आप पैसा नहीं चुकाओगे, पैसा तो आप तब भी चुकाओगे ना। तो वो वॉइड होती है अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर, बट नॉट अगेंस्ट द कंपनी इन द गोइंग कंसर्न। ये इसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो एक प्रॉपर सेंटेंस की फ्रेमिंग जो मैं बोल रही हूँ, जो पढ़ने पे आपको भी समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हो, और जो एग्जामिनर है वो चेक करते समझे भैया जो भी आप कन्वे करना चाह रहे हो क्या मुझ तक एज इट इज पहुंचा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो इसको मार्क्स नहीं मिले वो सिर्फ रॉन्ग फ्रेमिंग ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखो मुझे पता है कि पेपर बहुत लेंथी होता है और आपको टाइम नहीं मिलेगा उसको रिवाइज करने का जो आपने लिखा है। बेस्ट तरीका ये है कि जब भी आप अपना आंसर फ्रेम कर रहे हो, लिख रहे हो, तो पहले तो माइंड में क्लियर हो। और लिखते लिखते होता क्या है ना, आपके माइंड में तो वर्ड्स होते हैं, बट आप लिखते लिखते उसको स्किप कर जाते हो, और वो ह्यूमन टेंडेंसी है, जल्दीबाजी में हमसे ये गलती होती है। इसीलिए सिर्फ 2 सेकंड जो भी आपने आंसर लिखा है वो तभी की तभी रिवाइज कर लो, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं है, हो सकता है इस बच्चे के दिमाग में भी वो लाइंस हो बट उसकी स्किप हो गई। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में होगी लेकिन वो लिख नहीं पाया इतनी जल्दबाजी में। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सजेशन इस आंसर के लिए पर्टिकुलरली ये है कि आप कोई मीनिंगफुल वर्ड स्किप ना कर दो जिससे ओवरऑल आपका आंसर गलत हो जाए। इसलिए यू हैव टू रिवाइज योर आंसर, ठीक है, बिफोर स्किपिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं, जो कि हमारा 2D है। देखो 2D में सबसे, देखो ये ना 3 मार्क्स क्वेश्चन है, तो हार्डली आपको जितना उस बच्चे ने लेंथ लिखी है उतना सफिशिएंट है। जितनी इसने लेंथ लिखी है ना यहाँ पे इतने पूरे पेज की, ये सफिशिएंट है। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उसको 3 नंबर मिल भी जाते। बट हुआ क्या कि उसने ढंग से फ्रेमिंग नहीं करी। नेवर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एबीसी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी जैसे ही आपके माइंड में यह आया ना पढ़ते ही कि भाई लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है, तभी की तभी उसको मार्क कर लो पेंसिल से हल्का सा, ताकि आपको ध्यान रहे कि जब भी आप प्रोविजन रिवाइज करोगे ना उस पर्टिकुलर टॉपिक के, आपको ध्यान में रहे कि हाँ मुझे लिमिटेड कंपनी की ध्यान में रखनी है। And its financial results are about to be discussed and approved in the board meeting to be held on 20th July. Referring to the provisions of this, answer the following. आपको सिर्फ उस चीज को रेफर करना है अपने माइंड में, प्रोविजंस को, लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डिस्कसिंग एनुअल रिजल्ट्स, सर्कुलेटिंग द एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटिंग। तो इसका आंसर तीनों में क्या आएगा? ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, पहले तो आप इसका आंसर देखो। According to SEBI, this is this. Relevant provisions of the company's stock exchange should informed by the company regarding discussion of annual financial results within 24 hours of the meeting of the board. नहीं, 5 days। भाई इतनी बड़ी लिस्टेड कंपनी है आपकी, ठीक है, आप क्या करोगे? आप उससे डिस्कस करने के लिए सिर्फ 1 घंटा दोगे? नहीं, आपको कम से कम नहीं तो 5 दिन पहले उसकी डिटेल्स जो है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज को देनी है। ठीक है, तो यही गलती है, ये छोटी छोटी चीजें, और जो एग्जामिनर है उसने इसी चीज को हाईलाइट कर रखा है। देखा आपने? देखो मोस्टली जो होता है वो कंपनी एक्यूरेट ही चेक होती है, आपको रेलेवेंट मार्किंग मिलती है। एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह है। ठीक है, अब मैं आपको इसी का एक मिनी बताती हूँ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ये has ceased to be director of CSS Limited company by resignation. However, she continues to be a shareholder of the company. She now wants to inspect the minutes of the board of meeting in electronic form which she had attended during her tenure as a director of the company. Is she entitled to inspect the minutes of those board meetings of CSS Limited as per the provisions of Companies Act 2013? अब यहाँ से इस बच्चे का आंसर देखो, और मैंने जो एनालाइज करा वो क्या था, जो आपको भी ध्यान रखना है।
सबसे पहले तो सेम आप आंसर लिखो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि क्या जो डायरेक्टर है ए, क्या वो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। सबसे पहले तो मुझे इसका आंसर दो यस और नो, ठीक है। सेकंड है कि अगर वो डायरेक्टर सीज हो जाता है तो क्या फिर वो इंस्पेक्ट कर सकता है, यस और नो। ये दो क्वेश्चन है मेरे, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना वीडियो पॉज करके, क्योंकि अब मैं आपको इसका आंसर बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो इस बच्चे का आंसर पढ़ो। एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मिनट्स शैल बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स फॉर इट्स मेंबर टू इंस्पेक्ट member. In the given case, Amruta was ceased to be a director, but she is a member of a company. So, as a member of the company, she can inspect minutes book. गलत। ये चीज ध्यान रखो। इस बच्चे ने पता क्या करा है, इस बच्चे ने क्या करा है, इस बच्चे ने कंफ्यूज हो गया वो कि वो किसके मिनट्स की बात कर रहा है पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन, और इसलिए उसने मेंबर पे फोकस किया और मेंबर वाला उसका हो गया खराब। जो मिनट्स बुक होती है ना, स्पेशली बोर्ड मीटिंग की, वो डायरेक्टर के अलावा कोई भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। मतलब मेंबर्स तो कौन से वाले मिनट्स इंस्पेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली एजीएम के, जनरल मीटिंग के, उनके वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बट ये जो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स होते हैं वो डायरेक्टर के अलावा कोई भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। ये जो आपका पूरा टॉप मैनेजमेंट बोर्ड डायरेक्टर्स की जो पूरी यूनिट होती है, वो कंपनी सेक्रेटरी के पास ही मिनट्स रहते हैं और ये कहीं भी सर्कुलेट नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसमें वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि however she continues to be a shareholder of the company, she now wants to inspect the minutes of the board meeting in electronic form which she had attended during her tenure as a director of the company. तो इसका आंसर है यस। जब वो डायरेक्टर थी उस टाइम पे जो मीटिंग हुई और उसके जो मिनट्स बने वो उसको इंस्पेक्ट कर सकती है, बट उसके बाद जो भी मीटिंग होगी वो उसको इंस्पेक्ट, उसके मिनट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज तब वो डायरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ मेंबर है, ठीक है। तो कोई भी कहीं भी कैसे भी पूछे, इस बात की गांठ बांध लेना कि जो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स होते हैं वो अदर देन डायरेक्टर कोई भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो पहले डायरेक्टर रहा हो, अब मेंबर हो, कुछ भी हो, वो नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो मैं बताना चाह रही थी वो क्या हुआ कि इस बच्चे ने जल्दबाजी में ये क्वेश्चन पढ़ा और आंसर गलत लिख दिया। हो सकता है इसको आंसर बोर्ड जो मीटिंग है उसके मिनट्स का आंसर आता हो, बट इसने मेंबर जब वर्ड पढ़ा तो ये कंफ्यूज हो गया और इसने जो आंसर है पूरा पलट दिया। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है, आपको जो क्वेश्चन है 2 बार बहुत काम माइंड के साथ पढ़ना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी इंपॉर्टेंट आपको उस क्वेश्चन में लगता है जो ध्यान देने वाला है उसको हल्का सा अंडरलाइन कर लो, ताकि आप उसको जब आप अपने प्रोविजंस रिवाइज कर रहे हो माइंड में, उस चीज को आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ये कॉमन मिस्टेक्स मुझे लगी। एक तो जो क्वेश्चन है वो हड़बड़ी में पढ़ना, अपना आंसर लिख के एक बार माइक्रो सेकंड्स 2 सेकंड्स लगते हैं उसको पढ़ लो आंसर को, क्योंकि माइंड में कुछ होता है, पेन में कुछ आपका और चलता है। मीनिंगफुल सेंटेंस तभी बनेगा जब आप हर एक वर्ड लिखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। और भी जो डिटेल्ड वीडियो है ऑन दी प्रेजेंटेशन टिप्स वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उसको चाहे 2x पे देखो, लेकिन उसको देखो क्योंकि उससे आपका बहुत सारा टाइम यहाँ सेव हो जाएगा और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही आपकी डेली बेसिस पे आने वाली हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।